अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद फ़ीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरा टॉपिक आज इस वीलॉग में मोहतरमा अलीमा खान साहबा की प्रेस टॉक नहीं है। मेरा टॉपिक बुनियादी तौर पे ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट हो रही है, बहुत ही जज़्बाती किस्म की, नेपाल के इमेजेस को देख के, कि जिस तरह से नेपाल में हुआ और जनरेशन ज़ी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, वो एक तब्दीली ले आए, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? और मैं देख रहा हूँ कि इस हवाले से बहुत ही जज़्बाती, बड़ी सेंसेशनल और बड़ी मिसलीडिंग डिबेट जो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हो रही है। मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि ये जो दिन था 10 सितंबर का, इसमें इमरान खान की एक बार फिर अपने वुकला के साथ बात हुई और वुकला की बात के बाद उनके 2 या 3 इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे आपको ट्वीट्स भी मिलते हैं उर्दू में, और उनकी हमशीरा जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक प्रेस टॉक भी की तकरीबन 19-20 मिनट की। तो मैं क्विकली उसे सम अप करना चाहता हूँ। उनके ट्विटर हैंडल भी वही कहता है जो मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने हमें बताया, और वो पॉइंट्स बुनियादी तौर पे ये हैं। एक तो मोहतरमा अलीमा खान ने ये रिकन्फर्म किया, उन्होंने ये असर्ट किया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा वो हशाश बशाश हैं, सिर्फ हम एज अ फैमिली ये चाहते हैं कि उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उनके अपने जो मुआलिज और फिजिशंस हैं उनके ज़रिए हो जाना चाहिए। तो हम पहली दफ़ा उन्होंने खुद ये कहा, उन्होंने कहा, और ये ज़ाहिर है उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये इमरान खान का मैसेज है। उन्होंने कहा कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें चक्कर आते हैं, वो गिरने लग जाती हैं, उन्हें एक एक्सटर्नल फिजिशियन जो प्राइवेट फिजिशियन है उसके देखने की ज़रूरत है। इस हवाले से अदालत से भी रुजू किया गया है, अदालत ने इत्तफ़ाक भी किया है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई और हम इस पे अपनी कोशिश जो है वो करते रहेंगे। फिर उनका मैसेज ये भी है कि मेरी बहनें और मेरी अहलिया जो हैं वो गैर सियासी कैरेक्टर्स हैं। मेरी बहनें सिर्फ मेरा मैसेज कन्वे करती हैं और मेरी अहलिया एक ऐसी गैर सियासी शख्सियत है जिसने मेरी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एक बार फिर उन्होंने इसका अयादा किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी गैर सियासी, किसी की बेगम औरत ने इस तरह से सफ़र नहीं किया, उसे इस तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से इमरान खान को गिराने के लिए और ज़हनी अज़ियत देने के लिए उनकी अहलिया को टारगेट किया गया। फिर मोहतरमा अलीमा ने तैयब बलोच वाला जो वाक़या है उसके ऊपर उनसे सवाल पूछे। उन्होंने बहुत हँस के, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उस पूरे इश्यू को, जहाँ पर एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको ज़दवकूफ़ करने का वाक़या हुआ, उसमें अलीमा खान साहिबा ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। फिर इमरान खान का जो मैसेज है अफ़गानिस्तान के हवाले से, बहुत इमोशनल इमरान खान का मैसेज है। अगर आप ट्विटर हैंडल पे भी देखें, और अलीमा ने भी उसको बताया कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हमले करना, ड्रोन स्ट्राइक्स करना, मिलिट्री ऑपरेशंस करना, इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होना चाहिए। इस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को इस पे पोजीशन लेनी चाहिए। और इससे फिर लोगों ने सवाल भी पूछे, रिपोर्टर्स ने बड़ा अच्छा तीखा सवाल पूछा कि अली अमीन गंडापुर के तो हालात क्या हैं, उनको कह रहे हैं कि अफगानिस्तान चले जाएं, वो तो इसे कहते हैं इमरान खान को मिलने नहीं आ सकते। उस पर मोहतरमा अलीमा खान साहबा प्लेड द अल्टीमेट पॉलिटिशियन। इमरान खान को कभी भी इस किस्म की पॉलिटिकल स्किल उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने पूरी तौर पर रेन कोट पहना, डॉज किया क्वेश्चन करने का। मैं सिर्फ इमरान खान का मैसेज यहाँ पे कन्वे कर रही हूँ, मैं इसके आगे जो है एक बातचीत जो है वो नहीं कर सकती, पार्टी वार्टी इसकी बातचीत करेगी। फिर उनके पैगाम में ये भी था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, इमरान खान का मैसेज था कि उसे तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल लगे और उसमें सैकड़ों जो अफसर थे, जो सिविल मिलिट्री अफसर थे, जिसमें एयरफोर्स के, नेवी के, फ़ौज के अफसरान थे, उनके इंटरव्यू किए गए। उनकी याददाश्तों से और उनकी ओपिनियंस की रोशनी में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी। जस्टिस हमूदुर रहमान, आई एम सॉरी मैंने गलत कह दिया, जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट का सेंट्रल अगर कोई पॉइंट था तो वो पॉइंट ये था कि जनरल याहिया खान ने अपने इक़्तिदार को 10 साल तक खींचने के लिए ये सारी सूरत हाल पैदा की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दुलख्त हो गया। इसको सम अप इमरान खान ने किया है जनरल आसिम की तरफ, कि जनरल आसिम भी आसिम लॉ इन्फोर्स करके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में जनरल आसिम लॉ है, और जनरल आसिम भी अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के साथ वो खेल रहे हैं। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये मेरा मेन फोकस नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अब एक रीत बन चुकी है कि जिस दिन भी इमरान खान के हवाले से कोई बात होती है, उनका मैसेज होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, तो उसे तमाम लोग कवर करते हैं। मैं भी उसी कन्वेंशन का शिकार हूँ। मेरा असल जो टॉपिक है वो बड़ा रिच है और बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इसको समझ सकेंगे उससे उन तमाम लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा।
और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में नेपाल या बांग्लादेश की तरह की तब्दीली जो है वो क्यों नहीं आती। यहाँ पर जनरेशन ज़ी या नौजवान जो हैं वो सड़कों पे पाकिस्तान का निज़ाम जो है, चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सिस्टम है, उससे चैलेंज क्यों नहीं करते। पाकिस्तान में तब्दीली जो है उस तरह की क्यों नहीं आती। अब इसकी पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया में इसकी बड़ी ग्राफिक और सेंसेशनल डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि घरों पे नेपाल के अंदर मिनिस्टर्स के घरों पे हमले, वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कुमार ओली, उनके घरों पे हमले, बेगमात के साथ बदतमीज़ी, ज़द-वकूब करना, फाइनेंस मिनिस्टर की मारपीट। फिर दिखाए जा रहे हैं इमेजेस के कैसे फ़ौज जो है वो लोगों को, मिनिस्टर्स को या उमरा जो हैं, रूलिंग एलीट जो हैं, उनको हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रेस्क्यू कर रही है, रस्से फेंके जा रहे हैं, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। पता नहीं इस ड्रामाबाजी की असल में ज़रूरत थी भी कि नहीं थी फ़ौज को। बहरहाल, और ये भी मतलब कहा जा रहा है कि ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ पर रस्से फेंके जाएंगे तो बिलावल भुट्टो भी जो है, बिलावल जरदारी रस्से से, राना सनाउल्लाह जो है वो भी रस्सा पकड़ के दौड़ रहे होंगे, ये मरीम नवाज़ कैसे एस्केप करेंगी। तो ये तमाम किस्म की विजुअलाइजेशन एंड सेंसेशनल डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। अच्छा, और फिर उस पे एक और ये भी कि पाकिस्तानियों के साथ आखिर क्या ख़राबी है, हम में क्या कमज़ोरी है, हम ये सब कुछ जो है वो क्यों नहीं कर सकते, बेगैरत हैं, कमज़ोर हैं, वटेवर। ट्विटर के ऊपर एक अपेरेंटली बज़ाहिरन एक बड़ी खूबरू किस्म की नेपाली खातून जो है, उनका एक वीडियो लेक्चर भी है जिसे मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर भी किया इस सवाल के साथ कि क्या वाकई नेपाली है। अब वो पता नहीं वो खातून नेपाली हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी ही हैं उन्होंने, लेकिन उनका एक्सेंट सेक्शन बोलने का हिंदी का नेपालियों की तरह का है, या वो पोज कर रही हैं। और अगर वो नहीं भी हैं नेपाली, अगर वो नेपाली हैं भी, तो ज़ाहिर है किसी पाकिस्तानी दिल जले ने उन्हें मजबूर किया होगा ये वीडियो का लेक्चर पाकिस्तानियों को देने के लिए, और उनको उश्कल दी है, जिस पे वो बेसिकली पाकिस्तानियों को शर्म दिला रही हैं कि देखो हमने किस तरह से ये मिनिस्टर बड़े ताकतवर बने फिरते थे, हमने कैसे इनकी पिटाई की है, और तुम पाकिस्तानियों को भी इमरान खान को जेल से निकालना चाहिए, हिम्मत दिलाने की कोशिश है वो की जा रही। मैंने ट्विटर पे 24 घंटे पहले एक सवालनामा रखा था सर्वे के लिए, जिससे मैंने उर्दू में ये सवाल किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और सितम है वो नेपाल से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्या समझते हैं कि नेपाल की तरह की तब्दीली क्यों नहीं आ सकी। 4 मैंने उसमें ऑप्शंस क्रिएट की थी। एक ऑप्शन ये थी कि पाकिस्तानी बुज़दिल हैं, दूसरी ऑप्शन ये थी कि पाकिस्तान में मुकाबला फ़ौज के साथ है, फ़ौज का कंट्रोल हुकूमत फ़ौज की है, तीसरा यह था कि इस्लामाबाद एक मसनूई शहर है, और चौथा ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नल सपोर्ट है या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है रजीम के साथ। और उसमें लोगों ने जो सर्वे है तकरीबन 22,000, मैंने आखिरी दफ़ा चेक किया, तकरीबन 23,000 के करीब आप कह सकते हैं कि उसमें लोगों ने अब तक वोट किया है, और उसमें से 60%, 60% से ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी बुज़दिल हैं, हम पाकिस्तानी बुज़दिल हैं, कॉवर्ड्स हैं। 34% जो है वो कहते हैं कि फ़ौज जो है बेसिकली हुकूमत दरअसल फ़ौज की है, 2% कहते हैं कि इस्लामाबाद एक मसनूई शहर है, और 4% ये कहते हैं कि एक्सटर्नल सपोर्ट यानी बैरूनी मुदाखलत का मामला है। अच्छा, असल में ये उल्टा होना चाहिए था। मुझे बहुत खुशी है कि 34% ऐसे हैं जिन्होंने एक गुज़िश्ता 3 बरस में एक ऐसा शऊरी सफ़र उन्होंने तय कर लिया है कि वो ये समझते हैं कि असल मसला ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों की जद्दोजहद नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमत ही फ़ौज है, फ़ौज ही रियासत है, रियासत ही फ़ौज है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। इसको नंबर 1 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 70-75% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कम अज़ कम भी बाकी जितनी भी बचती है वो एक्सटर्नल सपोर्ट की है कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मगरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौजी इदारे हैं, जो डीप स्टेट है अमेरिका की और बरतानिया की, वो पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के साथ, यानी हुकूमत भी फ़ौज की है और फ़ौज का जो सिस्टम और रजीम है उसके साथ बैरूनी डीप स्टेट जो है बरतानिया की, अमेरिका की, वो खड़ी हुई है। और बाकी इस्लामाबाद मसनूई शहर है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है बिकॉज इमरान खान ने बार बार ये जो लोगों को कहा कि इस्लामाबाद आओ, मज़ीद आप मेरे कॉमेंट से आपको इसकी बड़ी बेहतर तशरीह जो है वो मिल जाएगी। एक फ्लॉड अप्रोच थी बिकॉज इस्लामाबाद शहर बनाया इसलिए गया था कि लोगों के हाथ, उनकी गिरफ्त, उनकी ताकत जो है वो रूलिंग एलीट की गर्दन तक ना पहुंच सके। इस्लामाबाद का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, उसकी प्लेसमेंट, उसकी सारी डिफेंस पैरामीटर बनाया ही इसलिए गया है कि लोगों की जो ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, उनकी सियासत है उसे इस शहर को पाक रखा जाए। मैं फिर ये कहूँगा, मैंने कई दफ़ा ये कहा कि अगर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची होता या इवन लाहौर होता, कराची से अगर शिफ्ट ना होता या लाहौर पाकिस्तान का कैपिटल सिटी होता, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख मुख्तलिफ होती और इस पाकिस्तान की जो एक इंतहाई बदनसीब तारीख है, इससे ये तारीख बहुत मुख्तलिफ होती अगर हमारा कैपिटल सिटी कराची रहता या उसको लाहौर में शिफ्ट किया जाता। ज़ोहर लाहौर शिफ्ट नहीं करना चाहते थे।
अच्छा, अब रजीम के जो एपोलॉजिस्ट हैं उसमें एक सहाफ़ी भी हैं जो बड़े बड़े उनके बाल हैं और बड़े बैक कॉमिंग करते हैं, पता नहीं जेल और क्रीम श्रम लगा के। उनको भी भेजा गया है टेलीविज़न चैनल्स पे, उन्होंने लोगों को वार्न किया है कि अगर किसी ने यहाँ पे नेपाल की तरह की कोशिश की तो पंजाब की पुलिस ही पता नहीं 2.5-3 लाख है, वैसे तो मेरे ख़्याल इससे भी ज़्यादा है, और वो उनका हशर-नशर कर देगी, उनके सर जो है फाड़ देगी। मैं वैसे सोच रहा था कि जिन लोगों के 40 साल की उम्र के बाद बाल इतने ज़्यादा होते हैं, उससे एक चीज़ कम से कम ज़रूर पता चलती है कि उन्होंने दिमागी सेल अपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज़ वो तमाम आदमी जो सोचते हैं ज़्यादा और अपने दिमाग के सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल थोड़े रह जाते हैं 40 साल की उम्र के बाद। तो ये जो सहाफ़ी हैं, उनके बाल इतने ज़्यादा हैं कि उससे ये पता चलता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं। अब आएँ डिफरेंसेस की तरफ कि नेपाल और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं इसकी खासी तफ़सील आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन एट द आउटसेट मैं 2 चीज़ें मैं आउटसेट में कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि ये जो मफ़रूज़ा है कि पाकिस्तानी बुज़दिल हैं, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। कभी कहा जाता है कि बुज़दिल हैं, कभी कहा जाता है कि बेगैरत हैं, या अब जैसे पंजाबी इंटेलिजेंसिया जो है वो अपने बारे में कहती है कि हम पंजाबी बड़े बेगैरत हैं। ये सब इमोशनल रिएक्शंस हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर या एक साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है तारीख़ के अमल की, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल एक बोगस किस्म का आर्गुमेंट है कि पाकिस्तानी बुज़दिल हैं। पाकिस्तानी बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं है। पाकिस्तानी कन्फ्यूज़्ड हैं। पाकिस्तानियों के पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की रियासत की हकीकत और अपनी तारीख़ की अंडरस्टैंडिंग और अदराक नहीं है। उन्हें कन्फ्यूज़ रखा गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है, उनके ज़हन में गलत किस्म के आइडियाज़ डाले गए हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम एंडलेस बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग पंजाब में हों या कहीं और हों, बिल्कुल ना बुज़दिल हैं, ना बेगैरत हैं, और असल वजूहात क्या हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 2022 से मैं एक एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022, जब पाकिस्तान की मिलिट्री रेजीम ने क्रैकडाउन शुरू किया पाकिस्तान के लोगों के घरों के अंदर घुस गए, 4-4 हज़ार घरों में सड़कों से लोगों को पकड़ा, मारा पीटा, गाड़ियाँ तोड़ी उनकी, वहाँ से जुल्म का और जबर का एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें इंतहाई मोहतात अंदाजे से ये जो 3 बरस और चंद माह गुजरे हैं, इसमें अंदाजन 50,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ मौके पे, कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि 10 से 20,000 को तो सिर्फ इन्होंने 9 मई के बाद गिरफ्तार किया। लेकिन मुख्तलिफ इंसिडेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, किसी को चंद दिन के लिए किया गया, कहीं को हफ्तों हफ्तों के लिए किया गया, उनके घर तोड़े गए, उनके घर वालों को ज़दुकूब किया गया, उनको बच्चों का डरावा दिया गया, उनके बच्चों को भी मारा पीटा गया, और उसके अलावा बहुत से जो लोगों के प्रॉपर्टी, अच्छा, और इसमें से मेजॉरिटी पंजाब में हुई। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कहना कि ये जो टारगेट है, ये 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करना, ज़द-वक़ूफ़ करना, खौफ व हरास में लाना, बच्चों की धमकियाँ लगाना, उनके कारोबार तबाह कर देना, उनको ऐसे मुकदमों में डालना कि उनके लाखों रुपए लग जाएँ मुकदमों में, उनकी सारी जायदाद, उनको घर बेचने पड़ें, अपने प्लॉट बेचने पड़ें, अपनी ज़रई ज़मीन बेचनी पड़े। इसका जो बल्क है वो पंजाब के लोगों ने ब्रंट बियर किया है। सो बेसिकली इसको एक चीज़ देखें। दूसरी बात है कि सैकड़ों लोग पाकिस्तान में, अगर तमाम वाक़यात को आप ऐड कर दें, तो सैकड़ों आसानी से, मतलब क्योंकि आपको नहीं पता कि जो 26 नवंबर 2024 में जो कत्लेआम हुआ है इस्लामाबाद के डी चौक में, उसमें टोटल लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कितना है। तो आप कह सकते हैं कि सैकड़ों लोग जो हैं पिछले 3 साल में हलाक हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, और जिन लोगों को ज़बरदस्ती कन्फेशंस करवाई गई हैं या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनमें से बहुत से लोगों से मेरी बाद में मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बात हुई है। उनको जिस जिस तरह से उनको हरासा किया गया है, टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से उनको जेलों में रखा गया है, जिस तरह से कैद तन्हाई में डाला गया है, जैसे उनको कीड़ों मकोड़ों के साथ या ऐसी जगहों पे बंद कर दिया गया है जहाँ टॉयलेट नहीं थे, या टॉयलेट ऐसे थे कि एक-एक साल से उसके अंदर शिट जो है वो बढ़ी पड़ी थी और गंद था, इस तरह के हालात में उनको रखा गया, बीमार हो गए लोग। फिर किस तरह से लोगों को उनके बच्चों की तस्वीरें दिखा के बताया गया कि तुम्हारा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, तुम्हारी बच्ची यहाँ पढ़ती है, तुम्हारी बच्ची वहाँ से आती है, ये सब चीज़ें की गई हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के लोग बुज़दिल हैं या बेगैरत हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, और ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है। और मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब मैं ये देखता हूँ, और ये बिल्कुल इसकी कोई पॉलिटिकल साइंस की सेंस नहीं। अब आए इस चीज़ में कि दूसरा एक पॉइंट बहुत कहना है, बिकॉज़ इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, ये नुक्ता कहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी लोगों के ज़हन में कि मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो रजीम है ज़ालिमाना, इसने अल्टीमेटली क्रैक होना है, इसने गिरना है, इसने धड़ाम से गिरना है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इसने किस, और हमें नहीं पता है किस तरह से इसने कोलैप्स होना है, लेकिन इसने कोलैप्स होना है। और इसका कोलैप्स नेपाल की तरह का 2 दिन वाला कोलैप्स जो है, इसका नहीं होगा कि 2 दिन के बाद आपकी लगेगा कि जनाब इनकलाब फ्रांस जो है ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है ज़ालिमाना, इसका कोलैप्स बड़ा टेरेबल होगा और ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो ये सालों
ये दिनों और हफ्तों की कहानी नहीं होने लगी, ये सालों की होगी लड़ाई, ये सालों का क्रैकडाउन होगा, सालों का यानी ब्रेकडाउन होगा। और इसका जो प्रोसेस है लोग समझ नहीं रहे, वो बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से शुरू हो चुका है। ये रुक सकता है, इसमें एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकती है, पॉज हो सकता है, अगर पाकिस्तान की आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वो इसको समझ सकें कि ये प्रोसेस क्या है, और इसमें एक मोमेंट्री अगर उसमें रिलीफ मिल सकती है कि ये तमाम लोग इकट्ठे होकर, बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की टॉप ब्रेस्ट जो है वो इकट्ठी होकर जनरल आसिम मुनीर को मिले, उनको ये समझाए कि सर अगर आप रिटायर होके नवंबर में जो डॉक्टर शहबाज गिल का कैलेंडर चल रहा है 80 दिन 80 दिन रह गए 80 दिन रह गए, तो उस हिसाब से अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ विद फुल मिलिट्री ऑनर्स एंड गार्ड ऑफ ऑनर एंड एवरीथिंग, तो इसमें सर आपका भी भला है, इसमें हमारा भी भला है, सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी। ये अगर चीज़ हो जाती है, ये ट्रांजिशन होती है और पाकिस्तान को नवंबर के आखिर में एक नया आर्मी चीफ मिलता है, तो बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं ठीक हो सकेंगी। शरीफ सपना ही लाएंगे आर्मी चीफ ज़ाहिर है, लेकिन वो आर्मी चीफ जो आएगा वो बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकेगा और एक सिस्टम को टेम्पररी तौर पे लैंडिंग स्पेस जो है सॉफ्ट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, गो कि मैं समझता हूँ कि अगले 80 दिन जो है वो इस हवाले से बड़े अहम हैं, कुछ ना कुछ जो है 80 दिनों में होना है। अब मैं वापस आ जाऊँ नेपाल और पाकिस्तान के डिफरेंसेस के ऊपर। मैंने इंग्लिश का जो मेरा चैनल है आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीज़ादा, उस पर एक एक्सेलेंट डिस्कशन डिबेट मैंने की इसी हवाले से कि पाकिस्तान नेपाल क्यों नहीं है, बांग्लादेश क्यों नहीं है। इस डिबेट के अंदर मैंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर हुसैन नदीम, उनको बुलाया और उनके साथ मैंने एरिक स्पर्लिंग, जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं लेकिन वो कांग्रेस के साथ काम करते हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, वो लिखते बहुत हैं, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। तो एरिक स्पर्लिंग को मैंने इसमें बुलाया और अगर आप लोगों ने उसको अभी तक अंदाज़न 20,000 लोगों ने इस डिबेट को देखा है, लेकिन वो एक अच्छी डिबेट है, जिन्होंने देखा है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसे आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा उस डिबेट के अंदर जो कुछ मिलता है उसके अलावा मैंने गुज़श्ता 24 घंटों में मैंने ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री मॉडल है, पाकिस्तान के गवर्नेंस का, इसकी खराबियाँ क्या हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ इस किस्म के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में कोई 15-20 मुल्क ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान की तरह के हालात हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत छोटे छोटे हैं। 4 मॉडल ऐसे हैं मुल्कों के जो मैं चाहता हूँ कि आप में से जो अपना एक रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और आजकल के ज़माने में ऐसी रिसर्च करना बड़ा आसान हो चुका है। आप सबके पास चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, गूगल का अपना एआई आपको मुफ्त में मिला हुआ है। और वो 4 कंट्रीज जिन पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, जिनके पाकिस्तान ही की तरह के हालात हैं, जहाँ बार बार मिलिट्री इंटरवीन करती है। आप इनका स्टेट स्ट्रक्चर देखें किस किस्म का है, उसमें पाकिस्तान के बाद नंबर 1 थाईलैंड आ जाता है, बल्कि नंबर 1 और नंबर 2 फिर म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे पुराना नाम। सो थाईलैंड, म्यांमार स्ट्रोक बर्मा, सूडान और इजिप्ट, मिस्र, ये 4 जो स्टेट्स हैं, इनकी अगर आप हिस्ट्री देख लें गुज़श्ता 50-60 साल की, 60 साल की, इनका स्ट्रक्चर देखें स्टेट का, इनमें देखें कितनी दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई है, इनके अंदर किस किस्म के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और क्यों ये पाकिस्तान की तरह ही इनके हालात हैं, ये आप देखेंगे तो आपकी बड़ी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बड़ी ग्रोथ होगी आपके माइंड की, और ये आपको करना चाहिए, आप में से जो लोग इससे कर सकते हैं। अब आए हम कि पाकिस्तान के बारे में अक्सर जो किताबें छपी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। और अब आप पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो आपको सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आर्मी और अमेरिका के गिर्द तो घूम ही रहा है, लेकिन अल्लाह वाला यानी मौलवियों वाला जो इसमें एलिमेंट है वो भी बदरजा उत्तम वहाँ पर मौजूद है, गो कि वो इतना खुल के गुज़श्ता 3 साल में सामने नहीं आया। प्रॉब्लम नंबर 1 हमें क्या समझ आती है, जो कल मैंने डिस्कशन की और जो अब हम आ जाते हैं चीज़ के ऊपर सर्वे के बाद। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की स्टेट एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट दर हकीकत एक मिलिट्री गैरिजन स्टेट है, और जब नेपाल के अंदर नौजवान निकलते हैं तो वो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलते हैं। वो एक हुकूमत जो स्टेट में आई है, आनी जानी है, वो उसने वैसे भी चले जाना है, वो उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहे हैं। वो नेपाल के ख़िलाफ़ रिएक्ट नहीं कर रहे। नेपाल एक तारीख़ और हिस्ट्री का प्रोडक्ट है। नेपाल की क्रिएशन तारीख़ के अमल ने की है, और 18वीं सदी के आखिर में गोरखा किंगडम बनती है 1776 में, और उसके बाद से मसलसल नेपाल एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। अंग्रेज़ ब्रिटिश इंडिया इसे फ़तह करने की 19वीं सदी के शुरू में कोशिश करते हैं, लेकिन नेपाली, उनकी फ़ौज, उनके गोरखास अपने आप को डिफेंड करते हैं बहुत ही कामयाब तरीके से। उसके बाद ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो उनकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लेती है। सो उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि जब हम सड़क पर निकलते हैं, बिल्डिंग को आग लगाते हैं, तो हम
नेपाल के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आप आर्मी के खिलाफ निकलते हैं क्योंकि फौज हुकूमत उनकी है, और जब आर्मी के खिलाफ निकलते हैं हुकूमत के, तो इसका मतलब है कि चूंकि आर्मी मुल्क है, आर्मी पाकिस्तान है, तो दर हकीकत आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सड़क के ऊपर निकल रहे होते हैं। मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो मेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जो माइंड कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा डीपली एम्बेडेड है। आप में से भी मैं समझता हूँ कि 50 से ज़्यादा फीसद लोग ऐसे हैं, वो भी यही समझते होंगे कि पाकिस्तान आर्मी है, आर्मी पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के जो कराची, लाहौर, फैसलाबाद के बिजनेसमैन हैं, उनके जहन में भी यही खाका है। 100% मिलिट्री ऑफिसर्स के जहन में तो है ही यही कि आर्मी इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ आर्मी। वो अपने आप को पाकिस्तान समझते हैं। और अगर आप आर्मी को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। और फिर उस तबाही के विजन्स भी हैं लोगों के जहन में, पता नहीं वो किस किस्म के हैं, लेकिन उनके जहन में विजन आ जाता है 1947-48 के गदर का, या 1971 का कत्लेआम, या उनके जहन में कोई ऐसी पिक्चर आती है जैसे शाम में क्या हो गया। तो वो समझते हैं कि अगर फ़ौज को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो फ़ौज ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान फ़ौज है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाएगा। तो जब आप आर्मी के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं तो आप दर हकीकत आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और अब इसमें मज़ीद उन्होंने मसाला जो लगा दिया है वो ये लगाया कि अगर आप जनरल आसिम मुनीर के किसी जर्नल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कहते हैं इसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, ख़ुद गर्ज़ है, सेल्फिश है, तो आप दर हकीकत फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो आप लोगों के मुस्तक़बिल के ख़िलाफ़ बात करें। ये वो मेंटल प्रॉब्लम है माइंड कंट्रोल का, या एक ब्रेन वॉश किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को। अच्छा, अब ये ब्रेन वॉश की एग्जांपल, जैसे एक सुसाइड बॉम्बर होता है, जब किसको भेजते हैं लोग तो वो एक मैकडोनल्ड की तरह का प्रोडक्ट होता है, जो जब वह फटने जाता है तो उसको ये पता होता है, उसके जहन में सिर्फ उसकी, इसके लिए साइकोलॉजी की जो टर्म है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसका जो तमाम तर वजूद है वो इतना श्रिंक हो गया होता है कि वो समझता है कि जब मैं फटूंगा तो मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, मैं अपनी कौम की खिदमत करूंगा, मैं दुश्मन को तबाह कर दूंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे पता नहीं हूरें मिलेंगी, या मैं कोई बहुत अच्छा नेक किस्म का काम कर रहा हूँ। ज़ाहिर है वो ब्रेन वॉश होता है, नॉर्मल आदमी फटने को तैयार नहीं होता। तो पाकिस्तानी भी बदकिस्मती से बुज़दिल नहीं है, बेगैरत नहीं है, पाकिस्तानी ब्रेन वॉश्ड है। किसी हद तक गुज़िश्ता 3 साल की जो जद्दोजहद है उससे कुछ परसेंटेज पाकिस्तानियों को इस ब्रेन वॉश से बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन ज़्यादातर आबादी इस ब्रेन वॉश से बाहर नहीं निकल सकी, वो उधर ही फंसी हुई है। और जो रजीम है, पाकिस्तान का मिलिट्री रजीम है, वो उनके इस खौफ को और उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे बार बार मुख्तलिफ हरकतों और ड्रामेबाजी और नाटक्स के ज़रिए उसे रीइंफोर्स करता रहता है। और पाकिस्तान के एकेडमिक्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, सिविल सर्वेंट, आर्मी ऑफिसर तो हैं ही, वो सब के सब इस जहनी किस्म का जो एक कंस्ट्रक्ट है इसके अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा, अब रियलिटी क्या है? रियलिटी देखिए बड़ी सिंपल किस्म की है। रियलिटी यह है कि पाकिस्तान की रियासत की क्रिएशन में पाकिस्तान की फ़ौज का या किसी भी फ़ौज का टके का रोल नहीं है। पाकिस्तान की रियासत की क्रिएशन एक खालिस्तान पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुई है। पाकिस्तान बनाने वाला जो है, वो जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, वो बड़े सग़ीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। तमाम जद्दोजहद, आर्गूमेंट और दलील की बेसिस पे हुई है, इसमें कोई गोली नहीं चलाई गई पाकिस्तान को बनाने के लिए। जबकि नेपाल, जहाँ फ़ौज ने कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया, वहाँ कोई मॉडल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ़ौज के जहन में मार्शल लॉ का, वहाँ पर दर हकीकत 1814 और 1816 के दरमियान में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमला करती है नेपाल को फतह करने के लिए, तो गुरखास लड़ते हैं, कट मरते हैं, और वो 2-2.5 साल की लड़ाई है, उसके नतीजे में ब्रिटिश इस चीज़ पे कन्विंस होते हैं कि नेपाली दुनिया के बेहतरीन फाइटर हैं उस खित्ते में। उसके बाद से वो ट्रेडिशन शुरू होता है जहाँ गुरखा रेजिमेंट्स खड़ी की जाती हैं, और आज तक ब्रिटिश आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है, वो गुरखास को रिक्रूट करती है, उसकी रेजिमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रेडिशन है, अर्ली 19th सेंचुरी का। और वो जो रेमिटेंसेस आती हैं वो नेपाल की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। सो नेपाल इज़ ए क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंट नेपाल। Pakistan is not a creation of any military conflict. Pakistan is a purely पॉलिटिकल क्विंटेसेंस जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस से पाकिस्तान बना है। लेकिन लोगों के जहन में क्या बात बिठा दी गई है कि पाकिस्तान फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है, अगर फ़ौज को कुछ होगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान का क्या होगा, सीरिया बन जाएगा, लेबनान बन जाएगा। ये सब की सब बोगस हैं। मैं खुद भी किसी ज़माने में इस बकवास में बिलीव भी करता रहा हूँ, इसे प्रोपिगेट भी करता रहा हूँ, इसमें टके की जान नहीं है। लेकिन ये वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। ना बुज़दिल हैं, ना बेगैरत हैं, ना बेशरम हैं, पाकिस्तानी कन्फ्यूज्ड हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन
एजुकेशन नहीं है, इंटेलेक्चुअली पुअर हैं, चीज़ें उनको समझ नहीं आती, तारीख़ के अमल को उनसे छुपाया गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है पाकिस्तान के मुतालिया पाकिस्तान के ज़रिए, पीटीवी के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए, जंग अखबार के ज़रिए, तमाम अखबारात के ज़रिए, उर्दू डाइजेस्ट के ज़रिए, सियारा डाइजेस्ट के ज़रिए, कौमी डाइजेस्ट के ज़रिए, ये सारी, और वो जो जर्नलिस्ट आप देखते हैं टीवी में सारे के सारे। रियलिटी नंबर 2 क्या है? रियलिटी नंबर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग है और 99% पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल नहीं पता। वो रियलिटी नंबर 2 ये है कि जो हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुखालफत, पाकिस्तान में तो ये बताया गया है कि हमने तो जनाब कांग्रेस और ब्रिटिश से लड़ के पाकिस्तान बनाया। हकीकत ये है कि कांग्रेस तो चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए, और इसको बड़ा इंडिया का अगर आप डिस्कोर्स पढ़ेंगे किताबों का, चूँकि वहाँ बहुत रिच है ट्रेडिशन लिखने का, तो आपको ये बहुत किताबें मिल जाएंगी इसमें। इनफैक्ट अजय बिसेरिया जो हिंदुस्तान के लास्ट फॉर्मल हाई कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी हुई है उसके अंदर उन्होंने कई किताबों का रेफरेंस इसमें दिया है जिनको आप पढ़ सकते हैं, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये लगता था कि अगर मुस्लिम लीग को और मुसलमानों की पॉलिटिक्स को हमने अलग ना किया, इनको कुछ दे दिला के अलग कर दो, वरना हिंदुस्तान के अंदर वो उस किस्म की हुकूमत कर ही नहीं सकते थे जो कांग्रेस को बगैर चैलेंज के 18 बरस, नेहरू को 17-18 बरस हुकूमत करने का मौका मिला। तो कांग्रेस तो ने कागज़ पे लिख के साइन करके पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया है। जब आप कागज़ पे लिख के पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए मानते हैं कि ये रियासत बननी चाहिए, तो उनका कभी भी कोई प्लान, कोई लंबा चौड़ा ऐसा कभी भी नहीं बन सका। इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि कांग्रेस ने, ये इंडियन नेशनल इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कोई प्लान बनाया पाकिस्तान को ख़त्म करने का, अखंड भारत का। ये सारा का सारा बकवास, बोगस बकवास जो है, जो 77 बरस से पाकिस्तान के ज़हनों में ठोसी चली जा रही है, ये वो फ़र्क है जो पाकिस्तान और नेपाल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग आप में से उनका हाथ जा रहा होगा पिस्टल के लिए, एक को तो मैं पहचानता हूँ, उन्होंने अपना सूडो नेम रखा हुआ है मुल बतूरा साहब। इस मुल बतूरा साहब रिप्रेजेंट करते हैं इस मेंटल स्टेसिस को जो पाकिस्तान की ट्रेजेडी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हिस्ट्री के प्रोसेस को, और अभी आई एम श्योर कि वो लिखेंगे अपने कॉमेंट इसके ऊपर। और जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो इन लोगों को लगता है कि मुझे हिंदुस्तान ने पैसे दे दिए हैं, मैं रॉ का एजेंट बन गया हूँ, किसी और का बन गया हूँ एजेंट। बिकॉज पाकिस्तान में सारी की सारी ब्रेन थिंकिंग को, इस सोच को रोकने के 2 तरीके हैं, या ऐलान कर दें कि इस्लाम के खिलाफ है, या कहें कि या हिंदुस्तान का एजेंट है, रॉ के साथ मिला हुआ। आगे चलते हैं कि, और हम एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हमारा नहीं हिंदुस्तान के साथ था ना है। आई कैन हैव अ लॉट डिस्कशन कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ और कश्मीर की क्या कहानी है, लेकिन जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं, हम एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, जिसके अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हम करेंगे इंडिया को। पता नहीं वो उसको ठीक तरह से कैच करते हैं ही नहीं, लेकिन हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आए हम इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान की स्ट्रगल नेपाल की डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती। अब इमरान खान की जो सारी की सारी स्ट्रगल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो इसी मॉडल को एक्सेप्ट करके चलती है। इमरान खान की जो स्ट्रगल है वो इस मॉडल को एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान एक गैरजन मिलिट्री स्टेट है जिसमें हुकूमतें बदलती रहती हैं, और इमरान खान जो हैं जब वो अपने बेतहाशा रैलीज़ निकालते हैं, 75 जलसे और प्रोटेस्ट निकालते हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि मुझे हटा के मेरी हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करके आपने बहुत बड़ी एक ब्लंडर और मिस्टेक की है, लोग मेरे साथ हैं, आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, मैं दोबारा आ जाऊँगा। और ये वो कोई गलत भी नहीं सोचते, बिकॉज पूरी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है गुज़िश्ता 30-35 बरस की, ख़ास करके 90s की, उसमें ये म्यूज़िकल चेयर चलती रही है कि आपने नवाज़ शरीफ को हटा दिया, बेनज़ीर को हटा दिया, फिर उसके बाद आपकी उनसे सुलह हो गई, लेकिन अमूमन उसमें 2-2.5 साल लगते थे। एक तो इमरान खान ने वो प्रोसेस पूरी तौर पर शुरू कर दिया, फिर एक उसमें बहुत बड़े फ़र्क हमें नज़र आता है गुज़िश्ता 3 साल की, जब हम वाक़यात को रिकलेक्ट और रिकैप करते हैं। बाजवा, जनरल बाजवा और शरीफ ख़ानदान के दरम्यान में जो कॉम्पैक्ट था, उसके अंदर हमें ये समझ आती है कि उसके अंदर बैरूनी अनासर शामिल थे, इसलिए मेरा वो सर्वे ट्विटर का इम्पोर्टेंट होता है। और उनके लिए इमरान खान को वापस, मतलब उनका एक डिसीजन था कि इमरान खान अनएक्सेप्टेबल है फॉर वेरियस रीजंस, और उसमें कुछ मशरक़ वस्ता की भी आमेज़िश है, और इमरान खान को हमने वापस नहीं आने देना। और उसके लिए 3 चीज़ें जो हैं उसके बाद प्रोपेगेंडे के लिए की जाती हैं, वो 3 फेजेज़ हैं 2022 के अंदर फ़ौज के अंदर, क्योंकि फ़ौज बेसिकली इमरान खान के फेवर में है।
आपको याद होगा जब शहबाज गिल को इन्होंने फेंटी चढ़ाई थी तो शहबाज गिल यही तो कह रहे थे बेचारे कि फ़ौज तो हमारे फेवर में, फ़ौज में बहुत पॉपुलर है। तो फ़ौज तो खुद हैरान थी कि इमरान खान को क्यों हटा दिया जनरल बाजवा ने। तो पहला प्रोपेगेंडा जो मैसिव किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑफ 2022 जो पूरे 22 में हुआ है कि फ़ौजी अफसरों की ब्रेन वॉश की गई है, उनके कैंटोनमेंट्स एरियाज़ में, उनके गैरिजन्स में, उनकी यूनिट्स में उनको ये यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान जो है वो कौम का दुश्मन है, फ़ौज का दुश्मन है, बैरूनी ताकतों से मिला हुआ है। कहीं कहा गया बैरूनी ताकतों से मिला है, कहीं कहा गया कि मेंटली प्रॉब्लमैटिक है, तो उनको कहा गया कि फ़ौज के खिलाफ। दूसरा फेज़ उसका वो नाटक है मई 9 2023 का, जिसके ज़रिए फ़ौज को और पूरी दुनिया को, लोगों को यकीन दिलाया गया कि इमरान खान और उसकी जमात फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो आप वो सेंट्रलिटी जो है फ़ौज और गैरिजन स्टेट की उसको देखें। और तीसरा वो इंसिडेंट है जिसकी हमें ठीक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहलगाम के बाद ऑपरेशन बंजारुल मसरूर जो है, यहाँ पर एक बार फिर जो खतरात हैं, मई 9 में इंटरनल ख़तरा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ थी, और 2025 के अप्रैल में और मई में हिंदुस्तान की तरफ से फ़ौज के ऊपर हमला हो जाता है, पाकिस्तान पे हमला होता है, फ़ौज की सेंट्रलिटी जो है वो रीइंफोर्स हो जाती है। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस पूरी स्ट्रगल में, वो जनरल आसिम मुनीर की अपनी अपॉइंटमेंट है। और उनकी अपॉइंटमेंट सिर्फ दो वजूहात से होती है। एक ये कि वो इमरान खान से नफरत करते हैं, और दूसरा ये है कि उनको आउट ऑफ मेरिट जब आप चीफ बनाते हैं, अदरवाइज तो चीफ जनरल साहिर शमशाद बन सकते थे, जनरल अजहर बन सकते थे, तो जब आप उनको आउट ऑफ द मेरिट बनाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो शरीफ खानदान के ममनून है। एंड रेस्ट ऑफ दैट इज़ द हिस्ट्री। वंस अगेन आई कम बैक टू नेपाल की जो चेंज के बारे में आता है। देखिए, नेपाल की जो चेंज है उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत एक्साइटमेंट पाई जाती है। नेपाल का मुस्तकबिल का किसी को ठीक तरह से पता नहीं है। ये तो अभी चेंज आई है 2 दिन के बाद, और एक हुकूमत ख़त्म हो गई, पहली दफ़ा नहीं ख़त्म हुई इस तरह की हुकूमत। अच्छा, मैंने देखा है कि बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के इमेजेस पाकिस्तान में बनाए गए हैं कि 100 साल के बाद नेपाल के लोगों को आज़ादी मिली। व्हाट नॉनसेंस! बहरहाल नेपाल के 3 फिक्स पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने चाहिए। एक तो ये कि नेपाल लैंडलॉक्ड है। नेपाल के अंदर हिंदुस्तान की बहुत डीप, दूसरा पॉइंट, बहुत डीप पेनिट्रेशन है। हिंदुस्तान के नेपाल के साथ कल्चरल रिलेशनशिप हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। नेपाली बगैर किसी पासपोर्ट वीज़ा लिए जो है उनको वो हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी गालिबन उनकी इकोनॉमिक चीज़ है वो हिंदुस्तान से जो रेमिटेंसेस आती हैं। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेपाल के ढांचे के अंदर उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस है। तो दूसरी फिक्स चीज़ है। और तीसरा इशू उनका ये है कि जहाँ उनके हिंदुस्तान, वो एक तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। तीसरी चीज़ ये है कि चीन वहाँ पर घुसना चाहता है, और चीन बहुत उनको बेहतर ट्रेड टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, एनर्जी टर्म्स वगैरह जो है ऑफर कर सकता है। अब फ्यूचर इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नेपाल का फ्यूचर क्या होगा पॉलिटिकल, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इमरान खान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो प्रॉब्ली वो पता नहीं चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो शऊर और कॉन्शियसनेस है जो उन्होंने दिया है। और ये उस शऊर और कॉन्शियसनेस की वजह से ही मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। वरना अगर ये सब कुछ ना हुआ होता 3 साल का, तो जो किस्म का वीलॉग मैंने किया है, जिस किस्म की मैंने बातें की हैं, ये वीलॉग में हो नहीं सकती थी, ना इसको कोई अंडरस्टैंड कर सकता था। लेकिन इमरान खान कभी भी कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, अनलाइक दी जो आपने प्रोटेस्ट देखी है बांग्लादेश के अंदर, ये जो प्रोटेस्ट आप देखते हैं नेपाल के अंदर। जब इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, तो वो मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, वो ये कह रहे हैं कि मेरा फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मेरा चंद शख्सियात के साथ झगड़ा है। जनरल बाजवा से झगड़ा हो सकता है, जनरल आसिम से झगड़ा हो सकता है, और मैं पाकिस्तान को लीड कर सकता हूँ, मेरा कोई फ़ौज के साथ झगड़ा नहीं है। इसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान ने कभी भी सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश नहीं की, जबकि लोग सोच रहे हैं कि सिस्टम को किसी तरह से डिरेल कर दें। नेपाल के अंदर जो जनरेशन जी सड़कों पे आती है, वो दर हकीकत एक करप्ट सिस्टम को चैलेंज करती है। उनको ये बड़ा क्लियर है कि हम नेपाल के ख़िलाफ़ नहीं है, बिकॉज नेपाल एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड एक इडियोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एक इमेजिनेटिव प्रोडक्ट है। उसकी एक फ्लॉड किस्म की प्रोपेगेंडा स्टोरी लोगों को दी गई है, जिसका नेट बॉटम इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस पाकिस्तान, पाकिस्तान इस पाकिस्तान आर्मी, आर्मी इस पाकिस्तान। तो जब भी आप यहाँ पर, चूँकि फ़ौज ही हुकूमत चला रही है, तो जब आप उसके ख़िलाफ़ निकलते हैं तो दर हकीकत आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकलते हैं। एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ नहीं है, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का है इस वक्त बलूचिस्तान में, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है केपी के अंदर, एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट वो 45% पाकिस्तानी हैं जो पॉवर्टी लाइन, गुर्बत की सतह के नीचे रहते हैं। एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पानी का कोई हमारे पास हल नहीं है, फ्लड्स का हमारे पास कोई सद्दे बाब नहीं है, और हमारे पास चीप एनर्जी नहीं है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी फूड नहीं। ये वो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट असल में। अब पता नहीं कितने लोग इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, आई डोंट रियली नो, लेकिन आपके कमेंट्स में देखूंगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।